आप लोग कैसे होंगे? घर पर रह कर के स्वस्थ होंगे। आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ाई खूब कर रहे होंगे और लॉकडाउन का भी पालन कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 11 की फिजिक्स जो है, कक्षा 11 की फिजिक्स मेजरमेंट मापन के एक वीडियो बन चुकी है। अब दूसरा पार्ट जो आज बनेगा, दूसरी पार्ट पर हम लोग बात करेंगे, वो है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशि कितने थे, ये हमने जो है चर्चा कर चुके थे। आज मूल राशियों को मापने का जो मापन है वो किलोग्राम, मीटर, सेकंड। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि 1 किलोग्राम किसे कहते हैं। 1 किलोग्राम किसे कहते हैं? 1 किलोग्राम कितने के बराबर होता है? तो आप लोग सोचेंगे कि 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है? कार्बन परमाणु 12 का, कार्बन परमाणु 12 का 5.0188 गुणित 10⁻25 परमाणु द्रव्यमान का द्रव्यमान को 1 kg कहा जाता है। तो यहां पर आप यह कह सकते हैं कि कार्बन 12 का 5.0188 गुणित 10⁻23 परमाणु, कार्बन के इतने परमाणु के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहा जाता है। तो आप लोग को यहां पर यह बातें क्लियर हो गई होगी कि 1 किलोग्राम किसे कहते हैं। कार्बन परमाणु का इतने परमाणु के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग के बीच में क्या है? नेक्स्ट है कि 1 मीटर किसे कहते हैं। 1 मीटर की क्या वैल्यू? तो आप यहां पर देखेंगे कि 1 मीटर क्या होता है। क्रिप्टॉन 86 का, क्या क्रिप्टॉन 86 का निकलने वाली, इसमें जो तरंगे निकलती हैं, कितनी तरंगे निकलती हैं? 1650 763 73 तरंगे के तरंग दैर्ध्य के लंबाई को 1 मीटर कहा जाता है। इसको 1 मीटर कहा जाता है। क्रिप्टॉन 86 से निकलने वाले जो तरंग निकलती है, कितनी तरंग निकलती है? 1650 763 73 बार जो हो जाए, जो 73 इतनी तरंग दैर्ध्य के लंबाई को जो होता है 1 मीटर कहा जाता है। जब भी आपसे कोई प्रतियोगिता में बात पूछता है तो यह 1650 763 73 इतनी जो होता है तरंग दैर्ध्य के लंबाई को 1 मीटर कहा जाता है। सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट, यही आप लोग को ध्यान में रखना होगा। 1650 763 73 बार कंपन के जो होता है तरंग दैर्ध्य को 1 मीटर कहा जाता है। नेक्स्ट आप लोग को क्या है, आप इस बात देखेंगे नेक्स्ट क्या कंडीशन है। यहां पर ये बातें आप समझ सकते हैं कि नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। 1 सेकंड किसके बराबर होता है? 1 सेकंड की अगर वैल्यू लेते हैं कि 1 सेकंड क्या होता है, तो आप यहां पर इस बात को देखिए कि 1 सेकंड क्या होता है। तो 1 सेकंड जो होता है वो सीजीएम परमाणु है। सीजीएम परमाणु से यानी 133 सीजीएम परमाणु 133 से सीजीएम परमाणु ये घड़ी है, ये कितनी बार कंपन करता है? 91, 92,
91, 92, 631, 770 बार कंपन करने में जो समय लगाता है उसी को हम लोग 1 सेकंड कहते हैं। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं सीजीएम परमाणु 133 जो घड़ी है 91, 92, 631, 770 बार कंपन करने में जो समय लगाता है उसी को हम लोग 1 सेकंड कहते हैं। तो यहाँ पर 1 सेकंड की ये बात आप मानक ये देख सकते हैं कि सीजीएम परमाणु के द्वारा जो होता है कितनी बार कंपन करता है। इतनी बार कंपन करने में 1 सेकंड का प्रोसेस बन जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोग का क्या है कि ताप क्या होता है, टेम्परेचर। अगर हम लोग ताप की बात करें, टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर क्या होता है, आइए इस बात को देखते हैं टेम्परेचर की कंडीशन क्या होती है क्या नहीं होती है। तो जल के त्रिकबिंदु की व्याख्या करें। जल के त्रिकबिंदु की व्याख्या करें। त्रिकबिंदु क्या होता है, जल के त्रिकबिंदु का ऊष्मागतिकी जल के त्रिकबिंदु का ऊष्मागतिकी जो होता है 1/273.16 भाग ही जो होता है 1 केल्विन कहलाता है। आप यहाँ पर यह कह सकते हैं जल के त्रिकबिंदु का जो होता है ऊष्मागतिकी का 1/273.16 भाग ही क्या कहलाता है, 1 केल्विन कहलाता है। हम लोग ताप को जो मापते हैं केल्विन से नापते हैं। 1 केल्विन, ये 1 केल्विन हो गई। 1 केल्विन बराबर कितना होता है, ये बातें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं ताप का मापन किससे करते हैं, केल्विन से। तो 1 केल्विन किसके बराबर होता है, जल के त्रिकबिंदु के ऊष्मागतिकी का 1 बटे जो होता है 273.16 भाग ही 1 केल्विन कहलाता है। तो यहाँ पर ये केल्विन की प्रोसेस पूरा हो गई। केल्विन का क्या है ये बात आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आप लोग के बीच में, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एम्पियर किसे कहते हैं। एम्पियर, 1 एम्पियर किसके बराबर है। आप जानते हैं कि एम्पियर से जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट मापा जाता है। तो एम्पियर से इलेक्ट्रिक करंट नापने के लिए प्रोसेस क्या होता है कि 1 एम्पियर किसके बराबर होता है। तो आप जरा सोचिए इस बात को कि अनंत लंबाई का तार लेते हैं। अनंत लंबाई का तार ले रहे हैं। अनंत लंबाई का तार लेने पर जो होता है इनकी बीच की दूरी 1 मीटर कर दीजिए। ये दोनों तार समांतर हो, अनंत लंबाई को हो, और इनके बीच की दूरी जो होता है 1 मीटर कर देते हैं। अब 1 मीटर करने के बाद आप जरा सोचिए, 1 मीटर करने के बाद इनमें इतनी धारा प्रवाहित कीजिए, इतना धारा प्रवाहित कीजिए कि इन दोनों के बीच जो बल लगना शुरू हो जाए। वो बल का मान कितना हो, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो। 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल लगे। तो आप कह सकते हैं कि यह जो होता है कि जितने धारा पर जो होता है इन दोनों तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगने शुरू हो जाए, तब उसे कहते हैं, उतने धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर की बात कही जाती है। 1 एम्पियर होता है। तो यहाँ पर आप 1 एम्पियर की प्रोसेस दे सकते हैं। बात क्लियर हो गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं कि जब 2 समांतर तार लेंगे और अनंत लंबाई का होगा और उनके बीच की दूरी जो होता है 1 मीटर हो, यानी समांतर हो और उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, आप उसमें इतना धारा प्रवाहित कर दीजिए कि उन दोनों तारों के बीच जो बल लगे 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल लगना प्रारंभ हो जाए, तब वो जो होता है उतने धारा को हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। ये बातें यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि 1 एम्पियर कितने के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग के बीच में क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एक कैंडेला किसे कहते हैं। एक कैंडेला किसे कहते हैं ये बात आप देखिए। एक कैंडेला का क्या प्रोसेस होता है। कैंडेला क्या होता है आप यहाँ पर देखिए। कैंडेला जो मापन किया जाता है वो ज्योत फ्लक्स का यानी ज्योत तीव्रता का मापन जो होता है हम लोग कैंडेला से करते हैं। तो आइए कैंडेला के बारे में हम लोग समझते हैं कि एक कैंडेला किसे कहते हैं। देखिए
जब एक सेमी स्क्वायर का छिद्र ले लीजिए, एक सेमी स्क्वायर का छिद्र का एक छिद्र हो और उसमें से निकलने वाली जो प्रकाश निकलती है, बात यहां पर ये बातें आप समझिए कि एक सेमी स्क्वायर का एरिया का जो होता है क्षेत्रफल का हम छिद्र लेते हैं, उसमें से निकलने वाली प्रकाश का, उसमें से निकलने वाली प्रकाश का 1/60वां भाग, 1/60वां भाग ही आपका एक कैंडेला कहलाता है। ये बात हो गई। बात को क्लियर कर लेना चाहिए। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आप एक सेमी स्क्वायर का छिद्र ले लीजिए, उसमें से निकलने वाली प्रकाश, उसमें से निकलने वाली प्रकाश का 1/60वां भाग, 1/60वां भाग ही एक कैंडेला कहलाता है। यह कैंडेला का प्रोसेस हो गया। अब आपको यहां पर कैंडेला के बाद नेक्स्ट पॉइंट आपकी आती है कि मोल क्या है। मोल, एक मोल किसके बराबर होता है? एक मोल की अगर हम प्रोसेस करते हैं कि एक मोल किसके बराबर होता है, तो आप यहां पर इस बात को ध्यान में रख सकते हैं कि एक मोल क्या। आवोगाड्रो ने जो है इस बात को अपने नियम में स्पष्ट किया है कि एक मोल किसके बराबर होता है। तो आप यहां पर इस बात को ध्यान में रखिए, यानी परमाणु द्रव्यमान को अगर हम परमाणु लेते हैं, परमाणु द्रव्यमान की अगर बात करें तो आप जानते हैं कि परमाणु द्रव्यमान क्या है। हमारे बीच तत्व कितने खोज किए गए हैं? 118 तत्व खोज किए गए। 118 तत्व में क्या? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इन सभी को लेते हुए जो होता है 118 तत्वों की खोज हुई। अब इन्हीं को मोल जो होता है, मोल से जो है हम लोग मापते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान जो होता है मोल से मापा जाता है। आइए एक मोल पर चर्चा करते हैं। कोई परमाणु द्रव्यमान ले लीजिए, परमाणु द्रव्यमान ले लीजिए, परमाणु द्रव्यमान 1 ग्राम अणुभार लीजिए, 1 ग्राम अणुभार। 1 ग्राम अणुभार को ही हम लोग 1 मोल कहते हैं, 1 मोल कहते हैं। यहां पर ये बातें क्लियर हो। 1 मोल किसे कहते हैं? 1 ग्राम अणुभार को ही 1 मोल कहा जाता है। अब यहां पर ये बातें क्लियर करिए कि 1 मोल की कंडीशन हो गई। उसके बाद 1 मोल में कितने अणु होते हैं? 6.023 गुणित 10⁻23, 6.023 गुणित 10⁻23 अणु होते हैं। यहां पर ये बातें देख लीजिए। ये निश्चित होती है किसी भी परमाणु द्रव्यमान का जो होता है, किसी भी परमाणु द्रव्यमान का 1 ग्राम अणुभार लेंगे तो उसे 1 मोल कहते हैं। 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.023 गुणित 10 कितनी होती है? 23 होती है। यहां पर ये बातें 1 मोल बराबर क्या हो गया, ये बातें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोग को क्या है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उसका हम लोग ने मापन करके दिखाया कि 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है, 1 मीटर किसके बराबर होता है, 1 सेकंड किसके बराबर होता है, 1 केल्विन किसके बराबर होता है, 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, 1 कैंडेला किसके बराबर होता है और 1 मोल किसके बराबर होता है। ये बातें हम लोगों ने क्लियर किया। अब चलते हैं जो कंप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, पूरक राशि है। पूरक राशि क्या, यानी पूरक राशि, पूरक राशि आपके बीच में है। क्या है पूरक राशि? वो पहला पूरक राशि है कोण है, एंगल कहते हैं, एंगल। अब दूसरा है घन कोण। घन कोण की बात करें, घन कोण की बात करें तो यहां पर देख लीजिए घन कोण हो गया। आप इस बात को देखिए, इसे सॉलिड एंगल कहते हैं, सॉलिड एंगल। ये देख लीजिए सॉलिड एंगल की प्रोसेस।
अब आप इस बात को गौर करिए कि एंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है क्या नहीं होता है, आप इस पर चर्चा करिए कि एंगल की प्रोसेस क्या होती है। तो एंगल ये होता है किसी बिंदु पर रख करके कोई चाप लगाया जाए, किसी बिंदु पर रख करके कोई चाप लगाया जाए तो उसके दो त्रिज्यों के बीच जो स्पेस होता है उसी को हम लोग कोण कहते हैं। दो त्रिज्यों के बीच जो स्पेस होता है उसी को हम लोग कोण कहते हैं। अब कोण हो गया, कोण ये हो गया, कोण का मापन हम लोग रेडियन से करते हैं, रेडियन कहते हैं कि एक रेडियन किसके बराबर होगा। ये बातें आपको क्लियर करना होगा कि एक रेडियन किसके बराबर होता है। तो आइए हम लोग एक रेडियन की व्याख्या करते हैं कि एक रेडियन किसके बराबर होता है। तो चलिए एक रेडियन का प्रोसेस देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप ये गौर करेंगे कि एक रेडियन किसके बराबर होता है। तो एक रेडियन 180/पाई के बराबर होता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो कि एक रेडियन पाई के बराबर कर देते हैं या 180 अंश के बराबर कर देते हैं। नहीं, एक रेडियन जो होता है 180 अंश/पाई के बराबर होता है। अब चलिए देख लीजिए 180 अंश/पाई के बराबर होता है तो इसका हम लोग मान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं आइए यहाँ पर ध्यान देते हैं। 180 एक रेडियन बराबर हम लोग करना चाहते हैं तो 180/पाई का मान होता है 22/7। मेंसुरेंस में जो होता है पाई का मान 22/7। अब 7 का ऊपर गुणा कर देंगे, 180 अंश गुणते 7 कितना कर देंगे 22। अब यही 2 से काट दीजिए, ये 11 बार, ये 90, तो 9 67 630/11 हो गया। 630/11 हो गया। तो हम लोग चलते हैं, देखिए इसको 630 में 11 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा 11 × 5 55 बार हो गया, यानी 55 हो गया, 5 बार लेकर गए। तो यहाँ पर 13 में से 5 चले जाएंगे, 8 बचेगा यहाँ, और ये आपका जो होता है ये हो गया। तो 11 × 7 77 की प्रोसेस आ गई। तो यहाँ पर आप लोग का जो बचेगा वो 3 बचेगा। तो 57 अंश हो गया, क्योंकि अंशों में चल रहा है। आप जानते हैं कि एक अंश बराबर जो होता है 60 मिनट होता है, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड होता है। देख लीजिए, एक अंश बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। अगर किसी भी संख्या के ऊपर एक लकीर लगी रहती है तो वो मिनट में होता है, अगर किसी संख्या के ऊपर डबल लकीर रहती है तो वो क्या होता है। आप लोग यहाँ पर ये बातें क्लियर कर सकते हैं कि ये जो होता है सेकंड में होता है। अब देख लीजिए, यहाँ पर अंशों में ये मान छोटा है, ये मान छोटा है, और ये जो होता है बड़ा है। तो आप यहाँ पर ये बातें कर सकते हैं कि इसको 60 से गुणा कर दें। 60 अंश में है तो इसको हम लोग जो होता है 60 से गुणा कर सकते हैं। तो 60 से गुणा करेंगे तो ये मिनट में हो जाएगा, 180 मिनट हो जाएगा। 36 18 180। अब कितनी बार ले जाएं कि यहाँ पर 18 के 18, देख लीजिए 18 कर सकते हैं, 11 के 11 एक बार लेकर चले। यहाँ पर कितना बचा जो है 7 बच गया, ये 0। अब देख लीजिए 11 × 6 66 यानी 66। अब ये कितना बचा 4 बचा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो होता है इतना 16 मिनट हो गया। अब फिर इसको जो होता है यहाँ पर ले लीजिए, इसको 4 बचा है, 4 मिनट बचा है, इसको गुणा कर देते हैं। कितने से गुणा करते हैं हम लोग 60 सेकंड से गुणा करते हैं। तो 6 × 4 24 यानी इतना हो गया। अब देख लीजिए कितनी बार ले जाएंगे, 11 दूना 22, 2 बार लेकर चले जाइए। यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा और ये 0। तो 11 के 11 ये जो होता है आप लोग यहाँ पर ये कितना बच गया आपका, यानी 9 बच गया। अब देख लीजिए दशमलव बढ़ा दीजिए, 0 उठा लीजिए। तो आप लोग को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये देख लीजिए 11 × 88 जो होता है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस आप लोग को यहाँ पर आप कर सकते हैं कि देख लीजिए एक रेडियन कितने बराबर होता है। तो एक रेडियन की बातें क्या कर सकते हैं, एक रेडियन बराबर क्या लिख सकते हैं 57 अंश 16 मिनट और 21.8 सेकंड होता है। ये एक रेडियन बराबर आपकी वैल्यू हो गई। तो आप यहाँ पर ये बातें दिखा सकते हैं कि देखिए एक रेडियन किसके बराबर। जब भी आप लोग के एक रेडियन पूछे
तो 180 बटे क्या कर देना, पाइक मान रख करके इसको भाग विधि से जो होता है हम लोग इसका 1 रेडियन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए अब जो होता है लास्ट जो आप लोग के बीच में बचा है वो है आपका कि स्टेरेडियन किसे कहते हैं, सॉलिड एंगल। सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे कि सॉलिड एंगल क्या होता है। आप लोग ये बात जानते हैं कि यदि कोई गोला हो, देख लीजिए ये कोई गोला हो, तो यहाँ पर आप लोग ये बातें करिए कि यदि गोले के पृष्ठ पर कोई वृत्त खींच दिया जाए, गोले के पृष्ठ पर खींचे गए वृत्त के कारण जो उसके केंद्र पर जो कोण बनता है उसे हम लोग घन कोण कहते हैं, घन कोण कहते हैं। घन कोण ओमेगा बराबर देख लीजिए A/r²। यहाँ से दूरी कितनी है, r है। अगर पूरे गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे तो पूरे गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे तो A/r²। ये क्या है, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये क्या है, केंद्र से दूरी है, केंद्र से क्या है, दूरी है। तो यहाँ पर ये केंद्र से दूरी हो गई। अब उसके बाद आप देख लीजिए कि अगर हम पूरे गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल ले लें तो पूरे गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 4πr² होता है, r² से r² कट गया तो यहाँ पर 4π हो गया। तो आप देख लीजिए यही जो होता है एक स्टेरेडियन कहलाता है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए एक स्टेरेडियन की प्रोसेस हो गई। तो हम लोगों ने ये बातें क्लियर कर लिया कि ये किसी भी प्रतियोगिता में आप देखेंगे, हर प्रतियोगिता में जो होता है ये बातें आप लोग से पूछा जाता है। 11 के फिजिक्स के अलावा प्रतियोगिताओं में भी ये क्वेश्चन डाला जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मूल मात्रक की जो बेसिस है वो बातें क्लियर कर लिया कि मूल मात्रक की क्या बेसिस है। तो ठीक है, अब अगली जो वीडियो आप लोग की मिलेगी इसी अध्याय का जो होता है अगला पार्ट जो मिलेगा वो मिलेगा व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। व्युत्पन्न मात्रक के बाद हम लोग और चर्चा करेंगे कि सार्थक अंक क्या होता है, कोटि मान क्या होता है। उसके बाद हम लोग बीमाओं का उपयोग करेंगे कि बीमा क्या होती है। तो यहाँ पर ये बातें आप लोग को क्लियर हो गई होगी कि हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है।